वेलकम बैक दोस्तों। ऐसी क्या बात है कि हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में आगे नहीं है? क्यों हम खेल कूद में पीछे रह जाते हैं? बड़ा दुख होता है जब हम ओलंपिक्स जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में हम बड़ी मुश्किल से एक आध मेडल ही जीत पाते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है? पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन मुश्किल यह है कि उस टैलेंट को चमकने का मौका नहीं मिल पाता। फैसिलिटीज, बढ़ावा, इंकरेजमेंट, सही मौके नहीं मिल पाते। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर टैलेंट को ठीक से खिलने का मौका मिले तो कैसे नतीजे आते हैं। दुनिया के सबसे महंगे खेलों में से एक गोल्फ। एकड़ों में फैले हुए बड़े मैदानों की जरूरत, साजो सामान की कीमत लाखों में। इसीलिए इस खेल को रईसों का खेल माना जाता है। एक साधारण इंसान इस खेल को अपनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। लेकिन जब हरियाणा के इसराना गांव में एक गोल्फ एकेडमी शुरू हुई तो उसी गांव में रहने वाले शुभम जगलान की दिलचस्पी इस खेल में जागी। घर घर जाकर भैंसों का दूध बेचने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले शुभम के लिए गोल्फ जैसा महंगा खेल खेल पाना और उसकी बुलंदियों को छूना सपनों जैसी बात थी। पर मन में अगर चाह हो और काबिलियत को पहचानने वाले किसी इंसान का साथ, तो सपनों को सच होने पर मजबूर किया जा सकता है। शुभम, आपकी एज क्या है? मैं 9 साल का हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले कि शुभम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है गोल्फ में अपने एज ग्रुप में। तो आप हरियाणा में एक गांव में रहते थे जी। गोल्फ आपने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो सडनली गोल्फ आपकी लाइफ में कैसे आ गया? जब मैं करीबन 5 साल का था, हाँ। तब मेरे गांव में एक एनआरआई ने एकेडमी खोली थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम कपूर सिंह था। सो मेरे दादाजी ने मुझे वहाँ पे भेजा था। अच्छा। सो उन्होंने कहा था कि घर में बहुत रेसलर्स हो गए, मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब दंगल? हाँ जी। हाँ, गीता बबीता की तरह। क्या बात है। फिर मैंने उस एकेडमी में जाना शुरू किया। कुछ दिन बाद वो बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गई वो। हाँ जी। तो जब वो बंद हो रही थी, कपूर सिंह ने कहा था कि आप बहुत अच्छा गोल्फ खेलते हैं और आप कंटिन्यू रखिए गोल्फ। उन्होंने मेरे को कुछ क्लब्स और इक्विपमेंट दी थी। अच्छा। सो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और फिर प्रैक्टिस का मतलब एकेडमी तो बंद हो गई, तो कहाँ आपने प्रैक्टिस किया था? तो मैं खेतों में प्रैक्टिस करता था। खेत में? हाँ जी। गोल्फ का प्रैक्टिस? हाँ जी। कैसे? कटोरी होते हैं, हाँ। उनके साथ मैं जैसे लगाकर और पटिंग करता था। वो जो हाँ होल जी, होता है जैसे उसके होल अंदर होता है। पटिंग बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो वो आप कटोरी में प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी। घर पे? हाँ जी, मम्मी बड़ी गुस्सा होती थी। अच्छा, क्यों? आवाजें निकलती थी और कभी कभार तो टूट भी जाती थी। हाँ 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 हाँ, मम्मी गुस्सा करती थी। हाँ जी। मतलब स्टाइल वाइल कहाँ से सीखा पूरा उसका जो टेक्निक होता है? मैंने 60% गोल्फ अपने यूट्यूब से ही सीखी है। 60%? हाँ जी। तो फिर आपका करियर आगे कैसे गया? फिर मैं कुछ टूर्नामेंट जीतने लगा और फिर मिस्टर अमित लूथरा से मिला मैं। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ। हाँ सो उनकी एक गोल्फ फाउंडेशन है। हाँ हाँ। और मैं उसका एक हिस्सा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि अमित लुथरा कौन है। अमित लुथरा इज फॉर्मर गोल्फ नंबर 1 ऑफ इंडिया। तो अभी कितने टूर्नामेंट्स आप जीत चुके हैं? तो अब मैं 110 पे पहुंच गया। 110? फैंटास्टिक है। और फिर गैरी प्लेयर के साथ मैं खेला। गैरी प्लेयर तो मतलब इंटरनेशनल गोल्फ के बहुत बड़े नाम है। हाँ। मैं उनके साथ 2 बार खेला हूँ। क्या बात है, लकी आदमी आप। स्पेशली मेरे को उनकी फिटनेस बहुत अच्छी लगती है। गैरी की? हाँ जी, जैसे कि आप। मेरी फिटनेस अच्छी होती है, अभी इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम गेटिंग देयर, डोंट वरी। बहुत जल्द मैं फिट हो जाऊंगा। शुभम, मुझे बताइए कि आपका सपना क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम? मेरा सपना है कि मैं दुनिया का बेस्ट गोल्फर बनूं और भारत के लिए मेडल्स लाऊं। क्या बात है। थैंक यू सर। आपके पिताजी भी यही हैं? हाँ जी। कहाँ है आपके पिताजी? हाँ, नमस्ते नमस्ते। जगपाल जी, आप बताइए, आपको लगा कि यार इनको अभी गोल्फ में सीरियस हैं ये, इनको हमको सिखाना चाहिए, तो क्या क्या आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो सारी थी, क्यों इस बारे में तो पता ही नहीं था कभी कि गोल्फ होता क्या है। पहली बात तो यही दिक्कत थी।
फिर ये पता चलना उसी के साथ कि लाखों रुपए का सामान आता है इसको खेलने के लिए। उसके बाद फिर इसका ये बोलना कि मैं तो खेलूंगा यही। वो सबसे बड़ी दिक्कत सर। जब ग्राउंड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मारुति कार कोई खड़ी नहीं होती वहाँ। मतलब वहाँ ओडी, मर्सिडीज, अच्छा। BMW। और उसके बाद फिर ग्राउंड की फीस 2 से 3 हजार रुपए एक बार खेलने के। एक बार खेलने के? जी। वाओ। वहाँ पानी की बोतल 75-75 रुपए के अंदर जाते ही, चाय का कप एक जो 5 रुपए का मिलता है 100 से 50 रुपए का, वो टेंशन सर। तो घर से खा के जाना, वापस गेम खत्म करना, खेल के आना, घर पे ही खाना। और सबसे ज्यादा सर लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज की क्या प्रॉब्लम है? सर अब बड़े आदमियों में आप खड़े हैं तो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि ये सीखे। तो अंग्रेजी सीख ली शुभम? ये सब मेरे स्कूल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वेरी गुड, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, नाउ I'd like to invite Mr. Amit Luthra to join us. शुभम, आप यहाँ आ जाइए। तो अमित, हमें बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, ये फाउंडेशन स्टार्ट करने का, कि आप ये यंगस्टर्स को आप मदद करेंगे? आपको थॉट कहाँ से आया फाउंडेशन का? 50 रुपए की चोरी से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा। तो आपको काफी अजीब लगेगा, बट लेट मी नाउ, जैसे आप मूवीज में करते हो, यू डू अ फ्लैशबैक। तो 50 रुपए की चोरी में एक लड़का आया मेरे पास, सर मेरे को इल्जाम लगा गया है 50 रुपए के कि मैंने चोरी की है। और ये लड़का कौन था जो आपके पास आया? वो मेरा आगे वाला था। अब आगे वाला होता है जो बॉल उठाता है। अच्छा। शुभम की एज का था, 9-10 ईयर्स का। 9-10 साल का। हाँ, तो मैं 5 घंटे रोज के प्रैक्टिस करता था जी। तो उस टाइम रेट था 5 रुपीज 1 घंटा प्रति घंटे का उठाने का बॉल। 5 into 5 आवर्स उस कैडी को मिलता? हाँ, 25 रुपए मैं देता था। तो वो आ जाता था, कहता सर मैं आपसे बेट लगाऊंगा। मैं आपसे शर्त लगाऊंगा? हाँ। तो मैंने बोला भाई क्या बेट लगाएगा? कहता साहब जो आपने देने हैं मेरे को 20-25 रुपए, मैं वो दाव पे लगाऊंगा। वो दाव पे लगाऊंगा। तो मैंने बोला तू जानता है कौन हूँ मैं, विदाउट साउंडिंग और बोस्टिंग। तो कहता हाँ साहब आप इंडिया नंबर 1 हो, फिर भी आ जाओ, आप आ जाओ। चैलेंज। और सारे पैसे लगा रहा दाव पे। तो मैंने बोला इस 9 बच्चे साल का में बच्चा। कुछ बात है। तो जब उसको निकाला गया तो चोरी के इल्जाम में? चोरी के इल्जाम में, तो इसके लिए तो एंड ऑफ द लाइफ थी बिल्कुल। तो मैं अपने साथ इसको दिल्ली गोल्फ क्लब ले गया। तो वहाँ उसको जूनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, उसमें आपने लगा दिया उसको? उसको लगा दिया मैंने। कुपन नहीं थी उसके पास। फिर मैं ब्रांड न्यू क्लब लेके आया, 1.5 लाख के होंगे वो, कैलोवे वगैरह के, टॉप ऑफ द लाइन। तो वो उसको आपने दिया? वो मैंने बेस्ट सेट दे दिया उसको कि भाई जो भी रिच किड्स हैं उनके बराबर में हो जाए इसके पास। करेक्ट। तो उसके बाद वो टॉप सब जूनियर रहा, जैसे ये सब जूनियर है। फिर टॉप जूनियर में आया, टॉप अंडर 18। फिर वो टॉप प्रोफेशनल बन गया। 2 साल के अंदर प्रोफेशनल बनने के जब 21 साल का हो गया था वो, उसने 2 फ्लैट लिए DLF में और 1 मर्सिडीज गाड़ी ले ली। वो बच्चा जिसपे 50 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? हाँ, और जो 5 रुपए प्रति घंटा कमाता था। तो ये जो कैडी है, इसका नाम हमको बताइए। इसका नाम आपने अभी तक नहीं बताया हमको। अशोक कुमार। अशोक कुमार, हाँ ऑफ कोर्स, फॉर्मर इंडिया नंबर 1। तो यहाँ से आपको आइडिया है कि यार हाँ, मैंने बोला भी अगर एक अशोक कुमार ऐसे हैं तो बहुत होंगे। तो मैंने बोला थोड़ा इकट्ठा करके कुछ पैसे वगैरह, कुछ 8-10 गोल्फर जुड़ के सबके लिए मदद करें हम, ताकि ये यंग टैलेंट आप ढूंढ निकाल के फिर उनको सपोर्ट करें। हाँ, उनको सपोर्ट करें, उनको प्लेटफॉर्म तो मिले। क्या बात, बिल्कुल सही। अमित, ये बहुत ही कमाल की बात है कि आप जो है इतने यंगस्टर्स को एक चांस दे रहे हैं। तो क्या फील होता है आपको, क्या लगता है आपको? फीलिंग तो बहुत बड़ी होती है जब ये जीतते, मैं सोचता हूँ मैं जीत रहा हूँ। और लेकिन क्रिएशन तो हम नहीं करते। हमारा मकसद ये है कि डायमंड पड़े हुए हैं मट्टी में, वो मट्टी हम हटा देते हैं और थोड़ा डायमंड को थोड़ा पॉलिश करके ट्रेनिंग से उनको खुद ही चमकने देते हैं। लेकिन अमित, इस वक्त ये मट्टी हटाने का जो काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस देश में जो ऐसा कर रहे हैं। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक्स अमित, थैंक्स। दोस्तों, बहुत ही जज्बाती लम्हा होता है जब हिंदुस्तान कोई मेडल जीतता है, हमारा तिरंगा लहराता है, हमारा नेशनल एंथम बजता है, बड़ा फक्र महसूस होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें खेलकूद से मिलती है।
क्या है वो चीज जो मेडल्स, ट्रॉफीज, देश की वाहवाही, इन सब से भी बढ़कर है? वो है देश के बच्चों का सुनहरा भविष्य, और ये मिलता है खेल कूद से। मेहनत, एकाग्रता, समर्पण, धीरज, अनुशासन, सबको साथ में लेकर चलना, यानी हार्डवर्क, फोकस, डेडिकेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, टीम वर्क। हार से मायूस ना होना, जीत पर घमंड ना करना, ये वो गुण हैं जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी की क्लासेस में सीखने को नहीं मिलते, पर खेल के मैदान में ये सहज ही बच्चों में समा जाते हैं। खेल में हार जीत होती है, आप हार के कारण ढूंढते हैं, खुद में सुधार लाते हैं, आप जिंदगी का सामना अलग तरीके से करते हैं। It's very, very important. ये बहुत जरूरी है कि सभी बच्चे खेल कूद में हिस्सा लें। हर बच्चा इंटरनेशनल चैंपियन बने ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने के कई पाठ ऐसे हैं जो मैदान पर ही सीखने को मिलते हैं। और खेल के मैदान में सीखे ये गुरु मंत्र जीवन भर साथ निभाते हैं। रेगुलर साइकिलिंग करने से मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना जो बिल्डअप होता है, मैंने देखा है कि मेरे काम में भी ये इन्फ्लुएंस होता है और मेरे लाइफ में भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। इसके कारण मैं मेरे पेशेंट्स की देखभाल ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं सुबह को हॉर्स राइडिंग के लिए रिस्क पर हो जाता हूँ। इट इज़ ए वेरी रिस्की स्पोर्ट्स। तो वैसा ही जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। आप रिस्क लेते हैं फिर काम होता है। तो ये जो एबिलिटी, एटीट्यूड जो है वो यहीं से डेवलप होता है। लेकिन अफसोस, खेल और पढ़ाई के कंपटीशन में अक्सर खेल हार जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको स्पोर्ट्स में इतना इनकरेज नहीं किया जाता है। जो स्टडीज होती हैं दैट टेक्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। आज जो स्कूल्स में होता है वो स्पोर्ट्स चैंपियंस बनाने के लिए होता है। मतलब अगला धोनी ढूंढना है आपको। स्पोर्ट्स इसलिए नहीं हो रहा कि सारे बच्चे खेलें। आज जो फोकस जो है चैंपियंस का है वो टॉप 1% के लिए है। उसकी वजह से बाकी के 99% बच्चों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए बेहद जरूरी है कि स्कूलों में खेल कूद को दूसरे विषयों जितनी ही अहमियत मिले और हर बच्चे को खेल कूद में शामिल होने का मौका। हमारा मानना है कि स्पोर्ट्स दूसरे विषयों जितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस देना है तो स्पोर्ट्स में भी हमें करिकुलम चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए। मैथ, साइंस, ज्योग्राफी वो कैसे पढ़ाया जाता है? नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक एक टेक्स्ट बुक होती है। वैसे ही हमने किताबें लिखी है कि आपको क्या सिखाना चाहिए नर्सरी में, किंडरगार्टन में, फर्स्ट में, सेकंड में, ऑल द वे, ताकि सारे बच्चे को सारे फिटनेस और स्किल्स आए और वो सारे खेल खेलें, खेल से प्यार करें और जिंदगी भर खेलें। फिर स्पोर्ट्स शिक्षण ही है, शिक्षण का हिस्सा नहीं है, स्पोर्ट्स ही शिक्षण है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना उदाहरण देता हूं। मैं 12वीं तक पढ़ा हूं और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। और मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो स्पोर्ट्स से सीखा है, खेल कूद से सीखा है। और वो क्या है? एक टीम के साथ, टीम एफर्ट के साथ मुझे आगे कैसे बढ़ना है, एक दूसरे का हाथ थामकर हम कैसे कोई चीज हासिल करें, स्ट्रैटेजाइज, सोचना कि अगले कदम मेरा क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आगे चलकर काम आती हैं, वो हम खेल कूद से सीखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मौका है स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। आप कोशिश करिए कि अपने स्कूल में स्पोर्ट्स को उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी बाकी सब्जेक्ट्स को मिलती है। पेरेंट्स भी इंसिस्ट कीजिए इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका भविष्य है, जो उनका जो फाउंडेशन है, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो लाइफ के लिए तैयार हो जाएंगे।